अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं। वकील इस्तगासा ने कहा, ठीक है, तुम दवाइयों के नाम नहीं बता सकती, लेकिन इनकी शीशियाँ और पत्ते देखकर तो बता सकती हो। यानी तुम इनकी शनाख्त तो कर सकती हो ना? जी हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। वकील इस्तगासा ने अपनी कोट की जेब में से मुख्तलिफ दवाओं के इस्तेमाल शुदा स्ट्रिप्स और खाली शीशियाँ निकालकर गवाह बरकत बीवी को दिखाईं। फिर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। बरकत बीवी ने 3 स्ट्रिप्स और एक खाली शीशी इनमें से अलग कर ली। फिर बोली, मैं इनको अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये बड़े साहब के कमरे की दवाइयाँ हैं। मज़कूरा स्ट्रिप्स में एक पेन किलर, एक ब्लड प्रेशर और एक मल्टीविटामिन का स्ट्रिप्स और शीशी वैलियम 5 की थी। मेरी मालूमात के मुताबिक मकतूल नादिर जान हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था और मुस्तकिल दवा इस्तेमाल करता था। पेन किलर और विटामिन की गोलियां कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। मेरी मुवक्किला की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि वैलियम 5 भी अक्सर व पेशतर नादिर जान के इस्तेमाल में रहती थी। वकील इस्तगासा ने अगला सवाल करने से पहले अपनी जेब में से एक और दवा की खाली शीशी बरामद की और बरकत बीवी को दिखाते हुए पूछा, बरकत बीवी, इस शीशी को गौर से देखो और इसके बारे में बताओ। इस शीशी पर नज़र पड़ते ही मैं पहचान गया था। वो माने हमल की गोलियों वाली शीशी थी। बरकत बीवी ने अपने हाथ में घुमा फिराकर इस शीशी का मुआयना किया, फिर जवाब दिया, जनाब, 1-2 मरतबा ये शीशी भी मुझे कचरे में मिली है, लेकिन ऐसा पिछले 5-6 माह के दौरान ही में हुआ है। पहले कभी मैंने ये शीशी घर में नहीं देखी थी। वकील इस्तगासा ने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा। मेरी समझ में न आया कि वो किस बात पर नाज़ा था और क्या साबित करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो अपनी मखसूस सीट पर जाकर बैठ गया। अपनी बारी पर मैं जज की इजाज़त से इस्तगासा के गवाह पर जिरह करने के लिए कटहरे के करीब आया। फिर बरकत बीवी को मुखातिब करते हुए सवाल किया, बरकत बीवी, तुम्हें मकतूल नादिर जान के बंगले पर काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? लगभग 15 साल हो गए हैं जी। मैंने पूछा, तुम्हारी रिहाइश कहाँ पर है? उसने बताया, खारा दर। इसका मतलब यह हुआ कि तुम बंगले में नहीं रहती हो? जी, मैं अपना काम ख़त्म करके वापस अपने घर चली जाती हूँ। तुम्हारी ड्यूटी के औकात क्या हैं? मैंने पूछा। वो बोली, मैं सुबह 9-10 बजे बंगले पर आ जाती हूँ और 4 बजे के बाद वापस जाती हूँ। मैंने सवाल किया, अभी थोड़ी देर पहले तुमने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में बताया है कि वक़ुआ से 2 रोज़ पहले मकतूल और मुल्ज़िमा के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ था। क्या तुम बताओगी कि झगड़े की क्या वजह थी? वो उलझ गई। मैं ये बात कैसे बता सकती हूँ? क्यों? बताने में कोई हर्ज है? नहीं, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरा मतलब ये था कि मुझे झगड़े की वजह मालूम नहीं है। मैंने पूछा, इनके दरमियान झगड़ा कितने बजे हुआ था? दिन में ही हुआ था। दिन में कितने बजे? दुरुस्त वक्त तो मैं नहीं बता सकती। वो वकील इस्तगासा की जानिब देखते हुए बोली, दरअसल झगड़े वाली बात मुझे अब्दुल गफूर ने बताई थी। ये अब्दुल गफूर कौन है? साहब जी का बावर्ची जनाब। मुझे याद आ गया, इस्तगासा के गवाहों में अब्दुल गफूर का नाम भी शामिल था। मैंने पूछा, बरकत बीवी, तुम्हारे बयान से ये बात साबित होती है कि तुमने अपनी आंखों से मकतूल और मुल्ज़िमा को झगड़ा करते हुए नहीं देखा, बल्कि ये बात तुम्हें बावर्ची अब्दुल गफूर से मालूम हुई थी। उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने अगला सवाल किया, बरकत बीवी, अभी थोड़ी देर पहले तुमने दवा वाली एक ऐसी खाली शीशी को शनाख्त किया है जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल है कि वो पिछले 6 माह में 1-2 मरतबा तुम्हें कचरे में से मिली थी। मैंने एक लम्हे का वक्फा किया। मेरा वाज़े इशारा माने हम गोलियों वाली शीशी की जानिब थी। मैंने कहा, क्या तुम बता सकती हो कि वो दवा किस काम आती है? ये तो इस शीशी पर लिखा होगा जनाब। अपनी दानिश में उसने एक दानिशमंदाना जवाब दिया। आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं तो अंग्रेज़ी क्या उर्दू भी लिखना पढ़ना नहीं जानती। यानी तुम बिल्कुल नहीं जानती कि वो दवा किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? मैंने पूछा। उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने कहा, बरकत बीवी, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे बताया है कि तुम्हें मकतूल के बंगले पर काम करते हुए कमोबेश 15 साल हो गए हैं। जब तुमने इस बंगले पर काम करना शुरू किया था तो
तो इस वक्त मकबूल शादी शुदा था? मैंने दानिस्ता ही सवाल किया। नहीं जी, इनकी शादी बाद में हुई थी। इनकी शादी को कितना अरसा गुजर चुका है? मेरा ख्याल है 10 साल तो हो गए होंगे। वो कुछ देर सोचते हुए बोली, इनकी शादी मेरे सामने ही हुई थी। मैंने पूछा, मकतूल के कितने बच्चे हैं? इसकी कोई औलाद नहीं है। इसकी कोई ख़ास वजह? मैं नहीं जानती। मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। बरकत बीवी के बाद घरेलू मुलाजिम बावर्ची अब्दुल गफूर गवाही के लिए कटहरे में आया। इसने हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराया। फिर वकील इस्तगासा ने इससे चंद रस्मी से सवालात पूछे। सारा जोर इसी बात पर था कि वक़ुआ वाले रोज़ मकतूल और मुलजिमा में अच्छा खासा झगड़ा हुआ था। वकील इस्तगासा के बाद में जिरा के लिए आगे बढ़ा। मैंने गवाह अब्दुल गफूर की आंखों में देखते हुए सवाल किया, अब्दुल गफूर, तुम्हें मकतूल के बंगले पर काम करते हुए कितना अरसा हुआ है? 8 साल हो गए हैं जनाब। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें अब्दुल गफूर के बजाय गफूर साहब या गफूर मियाँ कहकर मुखातिब कर सकता हूँ? आपको जो जी चाहे पुकारे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। गफूर मियाँ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, ज़रा सोचकर बताओ, जब तुमने बंगले पर काम शुरू किया तो इस वक्त तुम्हारे साहब यानी मकतूल नादिर जान की शादी हो चुकी थी? जी हाँ, इस वक्त तो शादीशुदा थे, उसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। मुलजिमा से इनकी शादी मेरे बंगले पर आने से पहले हो चुकी थी। मैंने पूछा, मकतूल का रवैया तुम्हारे साथ किस किस्म का था? बहुत अच्छा था। यानी तुम्हें इनसे कोई शिकायत नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं। और मुलजिमा के रवैये के बारे में क्या कहते हो? मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा। वो बोला, बेगम साहिबा का रवैया भी ठीक ही था। यानी इनसे भी तुम्हें कोई शिकायत नहीं थी? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने कहा, गफूर मियाँ, अगर तुम्हें मुलजिमा से कोई शिकायत नहीं है तो फिर तुम इसके खिलाफ बयान क्यों दे रहे हो? मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तगासा ने फ़ौरन मुदाखलत करते हुए कहा। वकील साहब एक गैर ज़रूरी सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा, योर ऑनर, अगर गवाह मेरे सवाल का जवाब ना देना चाहे तो मैं इसरार नहीं करूँगा। जज ने सवालिया नज़र से अब्दुल गफूर को देखा। वो जल्दी से बोला, जनाब, मुझे वकील साहब के सवाल का जवाब देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने सच बोलने का हलफ उठाया है। मैं जो कुछ भी बताऊँगा वो मबनी बर सच ही होगा। अगरचे मुझे मुलजिमा से ज़ाती तौर पर कोई शिकायत नहीं, लेकिन हक़ाइक़ को छुपाना भी तो मुनासिब नहीं है। अब्दुल गफूर खासा होशियार आदमी साबित हो रहा था। मैंने कहा, गफूर मियाँ, तुमने अपने बयान में बताया कि वक़ुआ से 2 रोज़ पहले मकतूल और मुलजिमा में झगड़ा हुआ था। जी हाँ, मैंने यही बयान दिया है। मैंने पूछा, ज़रा सोच कर बताओ, वो कौन सा दिन था? वो खटक कर बोला, वो छुट्टी का दिन था जनाब, यानी इतवार। और तारीख कौन सी थी? 22 अक्टूबर। वो सरीहन झूठ बोल रहा था। फेहमिदा ने मुझे बताया था कि मज़कूरा रोज़ इनके दरमियान किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। जितनी रवानी से अब्दुल गफूर मेरे सवालात के जवाब दे रहा था, इससे साबित होता था कि उसे खूब अच्छी तरह बयान रटवाया गया है। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, गफूर मियाँ, जब तुमने झगड़े का दिन और तारीख बता ही दी है तो अब मुझे ये भी बता दो कि मकतूल और मुलजिमा के दरमियान झगड़ा 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार कितने बजे हुआ था? दोपहर के वक्त लंच की मेज़ पर। क्या इस वक्त मकतूल का छोटा भाई कादिर जान भी घर पर था? जी नहीं, वो थोड़ी देर पहले किसी काम से चले गए थे। झगड़ा किस बात पर हुआ था? शायद कोई बेवफाई का मामला था। कैसी बेवफाई? अब्दुल गफूर तामुल करते हुए बोला, बड़े साहब को शक था कि मुलजिमा इनसे बेवफाई की मुर्तकिब हो रही थी। क्या मकतूल ने अपने शक का इजहार तुमसे भी किया था? वो अपनी ये इंतहाई ज़ाती बात मुझसे कैसे कर सकते थे? फिर तुम्हें मुलजिमा की बेवफाई के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैंने कड़े तेवरों से पूछा। वो सिटपिटा गया, फिर संभलते हुए जवाब दिया, मैंने झगड़े के दौरान में इनकी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगाया था। क्या वो तुम्हारी मौजूदगी में झगड़ा कर रहे थे? नहीं जनाब, मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी थी। वो कदरे नदामत आमेज़ लहजे में बोला। फिर इजाफा किया, वैसे बावर्ची और ड्राइवर 2 ऐसे अफराद होते हैं जिनसे घरेलू मामलात पोशीदा नहीं रह सकते। इसकी बात में खासा वज़न था। मैंने कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है, तुम खासे काइयाँ शख्स मालूम होते हो। वैसे अपनी तारीफ समझा और जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी हाँ जी हाँ। अब्दुल गफूर की इस हरकत पर वकील इस्तगासा ने घूर कर इसे देखा, लेकिन इससे पहले कि अब्दुल गफूर की नज़र वकील इस्तगासा की नज़र से मिलती, मैंने अगला सवाल दाग दिया।
غفور میاں، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا بہت بڑا جرم ہے؟ اس پر تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی جناب۔ میں نے پوچھا، عبدالغفور، کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے صاحب کو میری مبتلا ہی نے قتل کیا ہے؟ جلدی سے بولا، اس میں میرے خیال کی کیا بات ہے جناب؟ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بیگم صاحبہ کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل پہنچا دیا ہے اور ان پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کاش وہ صاحب جی سے بے وفائی نہ کرتیں، نہ ان کے درمیان جھگڑا ہوتا اور نہ ہی وہ جذبات کی رو میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اپنی حماقت کو محسوس کرتے ہی اس نے زبان کو بریک لگائے اور بولا، خیر اب ان باتوں کا کیا فائدہ ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ میں نے ایک دو سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کو گواہی کے لیے پیش ہونا تھا، لیکن وہ غیر حاضر تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب عالی، قادر جان کی گواہی تو اب آئندہ پیشی پر ہی ہو سکے گی۔ اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آئی.او یعنی انکوائری افسر گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام فضل داد تھا۔ اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ ایک ایس.آئی. تھا۔ میں نے تفتیشی افسر کی جانب دیکھتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ آئی.او صاحب، میں نے پوچھا، آپ کو واردات کی اطلاع کب ملی تھی؟ وہ اپنے کاغذات پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، 24 اکتوبر کی صبح 7 بجے۔ اطلاع کا ذریعہ کیا تھا؟ ٹیلی فون کال۔ اطلاع کس نے دی تھی؟ مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان نے۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ تقریباً 8 بجے۔ اس تاخیر کی وجہ؟ میں نے پوچھا، جبکہ آپ کا تھانہ جائے وقوع سے زیادہ 15 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ وہ بولا، ہمیں کچھ اپنی ضروری تیاری بھی کرنا ہوتی ہے وکیل صاحب۔ پھر اس وقت تھانے میں موبائل جیپ بھی موجود نہیں تھی۔ اسے بھی میرا خیال ہے ہم ٹھیک وقت پر ہی پہنچ گئے تھے۔ میں نے روا روی میں کہا، بجا فرمایا آپ نے، 45 منٹ کی تاخیر بھی بڑا کوئی تاخیر ہوتی ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ اور کون کون تھا؟ سپاہی عارف محمود اور حق نواز۔ فضل داد صاحب، آپ کے بیان کے مطابق آپ ٹھیک 8 بجے موقع واردات پر پہنچ گئے تھے، جبکہ ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق آپ مقتول کی لاش کے ساتھ تقریباً 10:15 بجے وہاں پہنچے تھے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ مقتول کو فوراً اسپتال پہنچاتے۔ اس کوتاہی کی وجہ بیان کریں گے آپ؟ یہ کوتاہی نہیں تھی جناب۔ تو پھر کیا تھا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اگر آپ فوری طور پر مقتول کو ہاسپٹل پہنچا دیتے تو ممکن ہے اس کی جان بچ جاتی۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا، وکیل صاحب، لگتا ہے آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غور سے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ میں نے انجان پنجانے کی اداکاری کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی خاص بات لکھی ہوئی ہے؟ جی ہاں، خاص بات ہی لکھی ہوئی ہے، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ مقتول کی موت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ پھر جلدی یا تاخیر سے اس کی لاش اسپتال پہنچانے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اوہ، میں نے چہرے پر متاسفانہ تاثرات سجاتے ہوئے کہا، میں سمجھا شاید پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام میں تاخیر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں جھانکا اور سوال کیا، فضل داد صاحب، کیا آپ غیب کا علم بھی جانتے ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کیا موقع واردات پر پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مقتول نے رات 1 اور 2 بجے کے درمیان سفر آخرت اختیار کیا تھا؟ وہ میرے طنز کو سمجھ گیا، کھسیانی انداز میں بولا، میں نے مقتول کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ موت سے ہمکنار ہو چکا ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ کہ سامنے کی بات جاننے کے لیے انسان کا ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے؟ وہ قدرے بگڑ کر بولا، آخر تجربہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ واقعی بہت تجربے کار ہیں، میں نے زمینی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، سب انسپکٹر صاحب، کیا آپ اس معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اپنی رپورٹ میں آپ نے مقتول کے بارے میں جو لکھا ہے کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا، یہ بات آپ کو کس ذریعے سے پتہ چلی؟ مقتول کی لیبارٹری رپورٹ سے۔ کیا مرنے کے بعد آپ نے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ نہیں، یہ رپورٹ اس وقت کی ہے جب وہ زندہ سلامت تھا اور اس نے خود
لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ کو یہ رپورٹ کس نے مہیا کی تھی؟ قادر جان نے۔ کیا آپ نے متعلقہ لیبارٹری سے اس رپورٹ کی تصدیق کر لی تھی؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ وہ بولا۔ کیونکہ وہ ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل کی مستند لیبارٹری ہے، رپورٹ پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے رپورٹ کے نتائج کی بات نہیں کی، میں نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، بلکہ رپورٹ کے ریکارڈ کی بات کی ہے۔ تمام بڑی اور مستند لیبارٹریز اپنے مریضوں کا مکمل ریکارڈ محفوظ رکھتی ہیں۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں چلتے ہوئے جاوید احمد نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ اب تک کی عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ نہ صرف عدالتی کارروائی بلکہ میں اپنی کارکردگی سے بھی مطمئن ہوں، میں نے کہا۔ ہم بالکل صحیح رخ پر جا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی الجھن کا شکار تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے جاوید صاحب؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تو پھر عام کوئی بات ہوگی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ہاں عام سی بات ہے۔ خیر، اب تو آپ نے میری حفاظت کا مکمل انتظام کر دیا ہے، پھر ڈر کی کیا بات ہے؟ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا اور پوچھا، کیا آپ کو پھر کوئی ٹیلی فونک دھمکی دی گئی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور پھر بولا، لیکن اب میں اس قسم کی دھمکیوں سے خوف زدہ نہیں ہونے والا۔ اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ حق اور سچائی کے لیے فائٹ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے بیگ صاحب۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے پارکنگ تک پہنچے، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سٹی کورٹ کی عمارت سے باہر نکل گئے۔ یہ آئندہ پیشی سے 3 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک رات میں حسب معمول اپنی اسٹڈی میں کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے لگ بھگ 11 بجے ہوں گے جب میرے گھر کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ اتفاق سے اسٹڈی کی ایک کھڑکی باہر کی جانب کھلتی ہے اور مذکورہ کھڑکی سے گھر کا بیرونی گیٹ بڑا واضح نظر آتا ہے۔ کسی بے اختیار عمل کے تحت میں نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا۔ مجھے اپنا گھریلو ملازم امتیاز علی دکھائی دیا۔ وہ گھنٹی کی آواز سن کر گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تیسری گھنٹی پر اس نے گیٹ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیز منظر میری نگاہ کے سامنے پھیل گیا۔ گھنٹی بجانے والے کا ایک ہاتھ بڑی سرعت سے امتیاز علی کی جانب بڑھا اور پھر ایک ٹیٹی کی نال اس کی گردن سے لگ گئی۔ اگلے ہی لمحے نووارد نے امتیاز علی کو ٹیٹی کے زور پر گھر کے اندر دھکیل دیا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے نووارد نے بیرونی گیٹ بند کر دیا اور ٹیٹی کو امتیاز علی کے پہلو میں لگا کر آگے بڑھنے لگا۔ میں اپنی اسٹڈی میں ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے باہر کا منظر تو صاف نظر آتا تھا، لیکن گیٹ کے آس پاس سے کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ واقعہ میرے لیے حیرت کا باعث تو تھا ہی، لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹی ٹی بدست اس نوجوان کا مقصد آخر کیا ہو سکتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک نوجوان رات کے وقت دیوار پھاند کر میرے بنگلے میں گھس آیا تھا، تاہم اس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ پولیس اس کے تعاقب میں تھی اور اس نے چھپنے کے لیے میرے بنگلے کا انتخاب کیا تھا۔ شاید میں اپنی کسی سابقہ کہانی میں اس نوجوان کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ ٹی ٹی بدست نوجوان جب امتیاز علی کے ساتھ میری نظر کی پہنچ سے باہر نکل گیا تو میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ آنے واحد میں نے میز کی دراز سے اپنی لائسنس یافتہ ریوالور برآمد کیا۔ پھر اس کے چیمبر کو چیک کرنے کے بعد میں اسٹڈی کے داخلی دروازے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ اگر کوئی شخص اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا تو مجھے دروازے کے پٹ کی اوٹ مل جاتی۔ اس طرح میں اندر آنے والے کی نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اسٹڈی کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں محتاط ہو گیا۔ جب وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچے تو مجھے اس نوجوان کی باقاعدہ قرراہٹ بھی سنائی دی۔ وہ امتیاز علی سے پوچھ رہا تھا، کس طرف ہے وہ تمہارا وکیل کا بچہ؟ اسی کمرے میں ہے، امتیاز نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ غالباً اس نے اسٹڈی کی جانب اشارہ بھی کیا ہوگا، کیونکہ امتیاز کے جواب کے بعد نووارد کی ڈانٹ آمیز آواز ابھری تھی، تم اپنے دونوں ہاتھ اوپر ہی رکھو، کوئی چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں جو کوئی چالاکی دکھا کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلوں، امتیاز نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، کیا بات ہے، اس گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟
वकील की फैमिली के लोग नज़र नहीं आ रहे, क्या कहीं गए हुए हैं? इस सवाल का जवाब बेग साहब ही देंगे। बेग से तो मैं अभी निमट लेता हूँ, वो नौजवान नीचे लहजे में बोला। तुम दरवाजे पर दस्तक देकर इसे बाहर तो निकालो, और देखो कोई होशियारी न दिखाना। मैं गोली चलाने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करूँगा। मुझे चक्कर देने का अंजाम बहुत भयानक होगा। अगले ही लम्हे मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने दीवार की जानिब मुँह फेर कर ठहरे हुए लहजे में कहा, आ जाओ इम्तियाज़ अली, दरवाज़ा खुला है। इम्तियाज़ ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं पट के पीछे ओझल हो गया। फिर जैसे ही वो दोनों स्टडी के अंदर दाखिल हुए, मैंने बर्फ किसी फुर्ती से इस नौजवान के कदमों में फायर कर दिया। वो इस किस्म के शदीद रद्द अमल के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं था। बौखलाहट में वो उछला। इसी वक्त मैंने दरवाजे की ओट से निकलकर उसकी तशरीफ पर एक धांसू किस्म की लात जमाई। टीटी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और वह खुद लड़खड़ाता हुआ मुखालिफ सिमत में ज़मीन बोस हो गया। मैंने अपने रिवाल्वर का रुख उसके चेहरे की जानिब करते हुए तहकुमाना लहजे में कहा, उठकर खड़े हो जाओ, हरी अप। वो सहमी नज़र से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में हैरत थी। शायद उसे इस काया पलट पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही थीं जैसे अभी अभी ओलंपिक रेस में हिस्सा लेकर आया हो। वो उठकर वहीं फर्श पर बैठ गया, मगर मुंह से कुछ न बोला। मैंने कहा, बदबख्त, तुम मुझे जानी या माली नुकसान पहुंचाने की नीयत से मुसल्लह होकर मेरे घर में घुसे हो। तुम्हारा ये अमल काबिल दखल अंदाज़ी पुलिस है। मैं अभी एक फ़ोन करके पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ। उठो, हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। उसके चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयाँ लहरा गईं। ताहम वह मेरे हुक्म पर उठकर खड़ा हो गया। फिर दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। शक्ल सूरत वाजिबी सी थी। उसके एक गाल पर किसी पुराने और गहरे ज़ख्म का निशान भी था। मैं दूसरी तरफ से घूमकर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। फिर अपना जेबी रुमाल इम्तियाज़ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इम्तियाज़, ज़रा एहतियात के साथ इस रुमाल की मदद से इस कमबख्त का टीटी उठाकर मेरे पास ले आओ। फिर मैंने नौवारिद की तरफ देखते हुए कहा, तुम इधर दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने इम्तियाज़ के हाथ से मज़कूरा टीटी लेकर इसे अपने मेज़ की दराज में रख दिया। फिर इस शख्स को मुखातिब करते हुए सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? वो हकलाया, जवाद हुसैन। मैं जवाद को अपने रिवाल्वर के निशाने पर रखते हुए दीवार गिर अलमारी की जानिब बढ़ा। फिर वहाँ से एक रेडी कैमरा निकाल कर इसी पोजीशन में इसकी 2-3 तस्वीरें उतार लीं। वो बेहद खौफजदा नज़र आने लगा। वकील साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मुर्दासी आवाज़ में पूछा। वो मुर्दासी आवाज़ में बोला। मैंने कैमरे को वापस अलमारी में रखा और कहा, तुम्हारा जहर निकाल रहा हूँ मूजी, कुछ समझ में आया? मुझे माफ़ कर दें वकील साहब, वो मन्नत आमेज़ लहजे में गिड़गिड़ाया। मैं आपको नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखता था। मैंने वापस अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, तो तुम मुझे किसी बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करने यहाँ आए थे, और वो भी टीटी से मुसल्लह होकर, क्यों? मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, उसके लहजे में इल्तिजा थी। अगर आप वादा करें कि पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैंने कहा, मैं ऐसा कोई वादा ना भी करूं तो भी तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। फिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने इजाफ़ा किया, तुम्हारा टीटी मेरी तहवील में है, इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। तुम्हारी ये हरकत तख़फ़ीफ़ मुजरिमाना के ज़ेल में आती है। तुम पर पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 452 का इतलाक़ होता है। तुम्हारा टीटी तुम्हारी उंगलियों के निशानात समेत मेरे पास महफूज रहेगा। अगर तुमने आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, समझे? जनाब, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, मैंने कहा। अब तुम वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाओ और मैं जो सवाल करूँ उसका सीधा और सच्चा जवाब देते जाओ। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इम्तियाज़ अली को मुखातिब करते हुए कहा, इम्तियाज़, तुम किचन में जाओ और हमारे लिए अच्छी सी चाय बना लाओ। फिर मैं जवाद की तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम यहाँ किस मकसद से आए थे? मुझे आपको डराने धमकाने के लिए भेजा गया था, उसने जवाब दिया। किसने भेजा था? वो बोला, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो उधर कश्मीर रोड पर रहता है। और तुम कहाँ रहते हो? खुदादाद कॉलोनी में। गलत बयानी तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं जनाब,
मैंने पूछा, तुम्हारे घर में टेलीफोन की सहूलत मौजूद है? उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने कहा, फ़ोन नंबर बताओ। उसने मेरी बात की तामील की। मैंने एक कागज़ पर वो नंबर नोट करने के बाद पूछा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? सज्जाद हुसैन। घर का नंबर और एड्रेस वगैरह बताओ। वो फर बोलता चला गया। मैंने टेलीफोन की जानिब हाथ बढ़ाया और जवाद के घर का नंबर डायल करने लगा। वो जल्दी से बोला, अगर आप मेरे वालिद से बात करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी नहीं होगी। क्यों? इनका इंतकाल हो चुका है। वालदा हयात हैं? जी। कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से तस्दीक कर लूँगा। मैंने कहा। फिर पूछा, तुम्हारी वालदा का क्या नाम है? उसने नाम बता दिया। मैंने डायलिंग मुकम्मल करने के बाद जवाद की तरफ देखा और पूछा, खुदादाद कॉलोनी यहाँ से खासे फासले पर है। रात की इस पहर तुम्हें अपने घर में होना चाहिए था, लेकिन मैं अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। दूसरी तरफ से किसी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा था। मैं इस जानिब मुतवज्जे हो गया। हेलो, मैं जवाद का एक दोस्त फैसल बात कर रहा हूँ। ज़रा इससे बात तो करा दें। जवाद भाई घर पर नहीं है। वो यकीनन जवाद की बहन होगी। मैंने कहा, आंटी नुसरत फातिमा हैं, अम्मी सो चुकी हैं, इधर से कहा गया। आपको अम्मी से काम है? जवाद भाई से। लड़की की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसकी उम्र 15-16 साल होगी। मैंने जवाब देने के बजाय फ़ोन बंद कर दिया। मैं जो मालूम करना चाहता था इसकी तस्दीक हो गई थी। फिर मैं जवाद की तरफ मुतवज्जे हो गया। हाँ मिस्टर जवाद, तो तुम इस शख्स का नाम नहीं जानते? वैसे ये मुझे मालूम है कि वो कश्मीर रोड के एक बंगले में रहता है। तुम मुझे किस सिलसिले में धमकाने आए थे? वो शख्स चाहता है कि आप नादिर मर्डर केस में मुल्जिमा फहमीदा की वकालत से बाज आ जाएं। जवाद ने बताया। तुमने इस काम के लिए कितना मुआवजा वसूल किया है? 1000 रुपये। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। और जावेद अहमद को फ़ोन पर धमकियाँ देने के कितने पैसे मिले थे? 500 रुपये। वो बेध्यानी में बोल गया। फिर अपनी गलती का एहसास करते ही सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। आप तो बहुत ख़तरनाक आदमी हैं। मुझे हंसी आ गई। तुमने कौन सी मेरी खतरनाकी देख ली? इसी वक्त इम्तियाज़ अली एक ट्रे में चाय के 2 कप सजाए स्टडी में दाखिल हुआ। मैंने एक कप जवाद की तरफ बढ़ा दिया। लो चाय पियो। सर, आप बड़े मुख्तलिफ आदमी हैं। आपका तज्ज़िया और अंदाज़ा बहुत मजबूत और हाफ़ज़ा बहुत कवी है। आप यकीनन बहुत कामयाब वकील होंगे। और तुम इस कामयाब वकील को टीटी के बलबूते पर धमकाने चले आए थे? मैंने कहा। वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला, सर मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मेज़ के नीचे लगे हुए एक बटन को ऑफ कर दिया। इस बटन का बराह रास्त ताल्लुक़ माइक्रो रिकॉर्डिंग सिस्टम से था। मैंने जब जवाद से गुफ्तगू शुरू की थी तो इस सिस्टम को ऑन कर दिया था। हमारी तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी थी। मैंने कैसेट को रिवाइंड करके जवाद को सुनाया। वो हक्का बक्का मेरी तरफ देखता रहा। कैसेट ख़त्म हुआ तो मैंने कहा, जवाद, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं कि किसी मरहले पर तुम्हारी गवाही की ज़रूरत पेश आए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इस सूरत में तुम्हें मुझसे ताउन करना होगा। बसूरत दीगर। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, मैं हर तरह के ताउन के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, अब तुम फ़ौरन घर चले जाओ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो चुकी हैं और जवान बहन जाग रही है। याद रखो, जो लोग अपने घरेलू फ़राइज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, सुख चैन इनसे रूठ जाता है। वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।